हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है बायो की क्लास में। तो जैसे कि हमने चैप्टर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट किया है, तो आज हम पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज हम करेंगे द टिश्यू सिस्टम। ओके, तो टिश्यू सिस्टम 3 टाइप्स के हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड है एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस होते हैं आउटग्रोथ। तो एपिडर्मिस में हमें किस तरह की आउटग्रोथ देखने को मिलती है? हमें रूट हेयर देखने को मिलते हैं, हमें स्टेम में स्टेम हेयर देखने को मिलती है, और स्टेम हेयर को ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। और एपिडर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एपिडर्मल स्ट्रक्चर में लीफ के केस में हमें स्टोमेटा देखने को मिलता है। तो ये है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब आ गया है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, पेरिसाइकल देखने को मिलता है और पिथ देखने को मिलता है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स की 3 टाइप्स हैं: हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और थर्ड है पिथ, है ना। तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। और वेस्कुलर सिस्टम में आता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है? एपिडर्मिस जो है ये एक सिंगल लेयर्ड है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये पैरेनकाइमेटस सेल बोलते हैं। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ये देखो ये बाहर की लेयर होती है। और एपिडर्मिस जो है वो इसमें सेल कैसे होते हैं? पैरेनकाइमेटस होते हैं, यानी कि सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और इनमें कोई भी देखो स्पेस नहीं आपको देखने में मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो एपिडर्मल सेल है इसके अंदर सेंटर में बड़ा सा एक वैक्यूल्स है, और जो साइटोप्लाज्म में है वो पेरिफेरल पोजीशन में, ठीक है, आउटर साइड को है। अब जो एपिडर्मिस होती है इसमें हमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता है, ओनली लीफ की एपिडर्मिस में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि रूट की एपिडर्मिस कैसी होती है, स्टेम की कैसी होती है और लीफ की कैसी होती है। तो एपिडर्मिस ऑफ रूट, तो रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं, ठीक है। ये सिंगल लेयर होती है, यहाँ पे रूट में ना क्यूटिकल अब्सेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना, रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं, राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, पाइलीफेरस लेयर भी बोलते हैं। रूट की एपिडर्मिस जो है इसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल अब्सेंट होता है। अब स्टेम की एपिडर्मिस देखें तो स्टेम में भी सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है, स्टेम में भी रूट की तरह, लेकिन इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। और यहाँ पे स्टेम एपिडर्मिस में, रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल अब्सेंट होता है, स्टेम के एपिडर्मिस में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग होती है जो कि ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करती है, ठीक है। स्टेम एपिडर्मिस में स्टेम हेयर होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। हेयर जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेयर सॉफ्ट होते हैं, स्टिफ होते हैं, और हेयर जो है ट्रांसपिरेशन को ये जो स्टेम के हेयर होते हैं ना मल्टी सेलुलर होते हैं, इस ब्रांच्ड भी होते हैं हेयर, ये देखो ये ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। हेयर सॉफ्ट होते हैं या फिर स्टिफ होते हैं। हेयर जो है ये ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, ठीक है। और ये जो है फंक्शन में सेक्रेटरी भी होते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं। अब हम देखेंगे लीफ की एपिडर्मिस को। तो बेटा ये बड़ा बारीकी से चीज़ों को देखना है, समझना है और ऑब्जर्व करना है, क्योंकि MCQ जो है वो इस तरह से आता है कि अगर आप बारीकी से चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप मतलब जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लीफ की एपिडर्मिस जो है, अब लोकेशन के बेसिस पे लीफ में 2 टाइप की एपिडर्मिस होती है: अडेक्सियल एपिडर्मिस एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस। अडेक्सियल एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस होती है, अबैक्सियल एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस होती है। अडेक्सियल अपर, अबैक्सियल लोअर, ठीक है ना। तो ड से याद रखना, अपर अडेक्सियल अपर, अबैक्सियल लोअर, हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पत्तों में 2 तरह की एपिडर्मिस होती है। अब जो डाइकोट लीफ होते हैं ना, अडेक्सियल मतलब अपर, उसकी अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल मोटा होता है, और मोनोकोट के जो लीफ होते हैं उसमें जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें क्यूटिकल थिक होता है,
ठीक है। डाइकोट के लीफ में एडैक्सियल एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में जो है वो डाइकोट लीफ में स्टोमेटा नहीं होता है। मोनोकोट लीफ में मतलब एडैक्सियल और अबैक्सियल दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है। अब यहाँ पे देखो, जो डाइकोट लीफ होता है उसके लोअर एपिडर्मिस में क्यूटिकल पतली होती है, अपर एपिडर्मिस में मोटी क्यूटिकल होती है, लोअर में थिन क्यूटिकल होती है। यहाँ पे मोनोकोट लीफ में जो अपर एपिडर्मिस है वो थिक क्यूटिकल होता है। यहाँ भी मोनोकोट लीफ में लोअर एपिडर्मिस में जो थिक, मोनोकोट में जो है वो एक जैसा क्यूटिकल ही होगा अपर और लोअर में, लेकिन डाइकोट लीफ में जो है वो क्यूटिकल जो है लोअर एपिडर्मिस में थिन होगा और लोअर एपिडर्मिस में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। डाइकोट लीफ के अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में मोनोकोट लीफ के केस में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये मोनोकोट लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है, यहाँ पे भी थिक क्यूटिकल है, यहाँ भी थिक क्यूटिकल है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन डाइकोट के केस में ओनली लोअर एपिडर्मिस में थिन क्यूटिकल होती है और स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा नंबर में होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जैसे ये देखो, ये पत्ता है और पत्ते में ये देखो स्टोमेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आगे है, ये एपिडर्मिस स्ट्रक्चर है ना। अब आ गया स्टोमेटा। स्टोमेटा जो एक माइन्यूट सा छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि लीफ के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। अब आइए हम देखते हैं डाइकोट स्टोमेटा और मोनोकोट स्टोमेटा को। तो ये है डाइकोट का स्टोमेटा। तो ये देखो, अभी ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये सेंटर में स्टोमेटल पोर है और ये गार्ड सेल है जिन्होंने इस पोर को कवर्ड किया है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये जो लाइन लाइन लगी है ना, ये क्या है, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है। और ये जो है वो गार्ड सेल कैसे, किडनी शेप्ड गार्ड सेल है। गार्ड सेल को किसने कवर किया है, सबसाइडरी सेल ने कवर किया है, ठीक है। अब ये मोनोकोट लीफ का स्टोमेटा है। ये देखो, मोनोकोट लीफ में डंबल शेप के गार्ड सेल है जिन्होंने स्टोमेटल पोर को कवर किया है। यहाँ भी सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स है, क्लोरोप्लास्ट भी है डंबल शेप्ड गार्ड सेल में, ठीक है। सबको ये भी, यहाँ पे भी सबसाइडरी सेल ने गार्ड सेल को कवर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो जो ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का काम किया है, ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे किडनी शेप्ड गार्ड सेल होते हैं, यहाँ पे डंबल शेप्ड गार्ड सेल होते हैं। अब गार्ड सेल है क्या चीज़, ये एक असेसरी मॉडिफाइड एपिडर्मल सबसाइडरी सेल है। बेटा एक एक वर्ड को ध्यान से रखना है। ये क्या है, गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल जो है ये असेसरी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है फॉर प्रोटेक्शन, मतलब ये स्टोमेटल पोर की प्रोटेक्शन करते हैं ना। और असेसरी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है फॉर प्रोटेक्शन, ये दोनों गार्ड सेल भी और सबसाइडरी सेल भी, ठीक है। आगे गार्ड सेल जो ओपन होते हैं, जब गार्ड सेल ओपन होते हैं मतलब तो पानी अंदर जाता है और गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाते हैं। जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है, एग्जिट करता है, तो गार्ड सेल जो है वो क्लोज हो जाते हैं और अब पानी बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब डाइकोट जो है इसमें किडनी शेप्ड गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। और मोनोकोट में डंबल शेप के गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल की बाहर की वॉल कैसी होती है, पतली। ये देखो, गार्ड सेल की बाहर की वॉल जो है वो थिन है और अंदर की वॉल जो है वो थिक दिख रही है, ठीक है। अब स्टोमेटल अपरेटस। अब ये स्टोमेटल अपरेटस किससे बने, ये पोर, स्टोमेटल अपरेटस में स्टोमेटा का पोर आता है, गार्ड सेल आता है, सबसाइडरी सेल आता है। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीव्स, ठीक है। लीव से पानी का लॉस होना वेपर की फॉर्म में ट्रांसपिरेशन कहलाता है और इसके लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना इसकी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के क्या फंक्शन है। अब आउटरमोस्ट लेयर जो एपिडर्मिस वो प्रोटेक्शन का काम क्या करती है। जो स्टेम के हेयर होते हैं जिसको ट्राइकोम्स बोलते हैं, वो सेक्रीशन का काम करते हैं। स्टोमेटा जो है पत्तों में वो गैस एक्सचेंज का काम करता है। और ट्राइकोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पत्तों में और स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, रूट में क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होती है। और वाटर और मिनरल्स रूट हेयर द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं।
तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनका मैंने फंक्शन आपको बता दिया। अब आगे बढ़े। अब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टडी करेंगे। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है? ये भी बेटा फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, ये बड़ा ही मेजर टिश्यू सिस्टम है और ये प्लांट बॉडी का मेन बल्क, ये इट फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एपिडर्मिस वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के, एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के सभी जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। अब देखते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन है। तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू नहीं आएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। तो बेटा इस तरह से ना अगर हम कंपेयर करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रह सकती हैं। तो रूट और स्टेम का हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखेंगे। तो पहला है कोर्टेक्स, ठीक है। तो कोर्टेक्स में आता है हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस क्या है? ये बिलो द एपिडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस भी प्रोटेक्शन का काम करता है। ये हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। और इसमें जो है हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर भी से लेके मल्टी लेयर भी, सिंगल लेयर भी हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हाइपोडर्मिस बेटा रूट में अब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि रूट में थोड़ा फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। और डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कैसा होता है? कोलन काइमेटस। और मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कैसा होता है? स्क्लेरन काइमेटस। बेटा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। डाइकोट स्टेम में कैसा होता है? हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस। और मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरन काइमेटस। और डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट में तो हाइपोडर्मिस जो है वो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट है जनरल कोटेक्स, ठीक है। अब जनरल कोटेक्स डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में पेरन काइमेटस होती है। जनरल कोटेक्स डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में। मोनोकोट स्टेम में जनरल कोटेक्स जो है वो अब्सेंट होती है, लेकिन डाइकोट स्टेम में जनरल कोटेक्स जो है वो पेरन काइमेटस होती है। तो डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम, इसमें जो है वो जनरल कोटेक्स जो है वो पेरन काइमेटस होती है और मोनोकोट स्टेम में जनरल कोटेक्स अब्सेंट होती है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। मैंने बोला एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू नहीं आएंगे जनरल, इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, बाकी से सभी आएंगे। अब एंडोडर्मिस जो होती है वो रूट में सिंगल लेयर होती है और जो जितने भी टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टील। तो स्टील क्या है? एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं उनको स्टील बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोनोकोट स्टेम जो है उसमें एंडोडर्मिस अब्सेंट होती है और डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है। मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस अब्सेंट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है, क्योंकि डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस को आप अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, समझ गए। तो डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस को स्टार्च ग्रेन्स का स्टार्च शीट बोलते हैं और मोनोकोट में एंडोडर्मिस अब्सेंट होती है। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला कि एंडोडर्मिस जो है वो जितने भी सेल जो हैं वो एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको स्टील बोलते हैं। डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सिलेंड्रिकल पैरेनकाइमेटस। अच्छा, तो बोलते हैं कि अब देखो रूट में जो है एंडोडर्मिस डिस्टिंक्ट होती है, इसमें हमें बैरल शेप सिलेंड्रिकल पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे पानी एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रूट की एंडोडर्मिस में स्यूब्रिन का डिपोजिशन होता है। अब यहाँ पे सभी सेल एक जैसे, लेकिन एक सेल जो है वो सभी सेल के जैसे नहीं है, उसको बोलते हैं पैसेज सेल, क्योंकि पैसेज सेल में स्यूब्रिन प्रेजेंट होता है। और जो बाकी के सेल है यहाँ पे देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, इसके कारण जो है वो पानी एंटर नहीं हो सकता है। और यहाँ पे स्यूब्रिन की भी डिपोजिशन है, तो जिसके कारण पानी जो है वो एंटर नहीं हो सकता है। ये देखो ये एंडोडर्मिस है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो प्रेजेंट है तो वो कैसे प्रेजेंट है? स्यूब्रिन की डिपोजिशन के कारण कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती है, ठीक है। तो जिससे कि पानी जो है वो पास नहीं हो सकता है मेम्ब्रेन के आर पार, एंडोडर्मिस सेल के आर पार, ठीक है ना। तो
अब बेटा एक सेल एंडोडर्मिस में ऐसा है, एंडोडर्मिस में एक सेल ऐसा है जिसको बोलते हैं पैसे सेल। पैसे सेल, इस सेल में जो है बाकी सभी में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, लेकिन पैसेज सेल में स्यूब्रिन की पैसे सेल जो है उसमें स्यूब्रिन की डिपो, बाकी सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है क्योंकि बाकी सेल में स्यूब्रिन की डिपोजिशन है, लेकिन पैसेज सेल में स्यूब्रिन की डिपोजिशन नहीं है, जिससे के कारण कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट है। इसलिए जो है पैसेज सेल जो है ओनली पैसेज सेल से ही पानी जो है वो मतलब पैसेज सेल ही अलाउ करता है एंट्री ऑफ वाटर को। तो बेटा ये रूट की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है, कि डिस्टिंक्ट टाइप की एंडोडर्मिस कहाँ पे पाई जाती है, जो कि बैरल शेप्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, पैरेन्काइमेटस होती है, तो वो है डाइगोट रूट और मोनोकोट रूट में। और रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, पैसेज सेल पाई जाती है, स्यूब्रिन डिस्प्रीपोजिशन होती है, ठीक है ना। तो पैसेज सेल से वाटर एंटर करता है क्योंकि वहाँ पे पैसेज सेल में जो है वो स्यूब्रिन डिपॉजिट नहीं होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है, बाकियों में स्यूब्रिन डिपोजिशन होता है और कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, इसलिए वहाँ पे इट डज नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर थ्रू इट, ठीक है। तो ये था। अब आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल क्या है, पहले हम पेरिसाइकिल के बारे में जानेंगे। तो पेरिसाइकिल जो है वो स्टील की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। पेरिसाइकिल जो है वो स्टील की आउटर मोस्ट लेयर है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो ये स्टील है क्या चीज़, तो मैंने आपको बताया कि एंडोडर्मिस में जो भी अंदर को का वाला पार्ट है ना, एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट, वो सभी किस में आते हैं, स्टील में आते हैं। पेरिसाइकिल क्या है, ये स्टील की बाहर की लेयर है। पेरिसाइकिल सिंगल लेयर्ड भी होता है, मल्टी लेयर्ड भी होता है, ठीक है। सिंगल लेयर होगा तो पैरेन्काइमेटस होगा जो कि फूड स्टोरेज का काम करेगा, और मल्टी लेयर होगा तो स्क्लेरेन्काइमेटस होगा जो कि मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो पेरिसाइकिल जो है वो स्टील की इनर मोस्ट लेयर है, ये सिंगल लेयर टू मल्टी लेयर होते हैं। पेरिसाइकिल में पैरेन्काइमेटस भी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस भी होती है। पैरेन्काइमेटस होगी तो ये एक्ट करेगी स्टोरेज के रूप में, और स्क्लेरेन्काइमेटस होगी तो ये मैकेनिकल सपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब डाइकोट रूट जो होती हैं, डाइकोट रूट में क्या होता है कि पेरिसाइकिल जो है वो गिव राइज टू लेटरल रूट। तो लेटरल रूट कैसे आती हैं, पेरिसाइकिल के कारण। तो पेरिसाइकिल जो है वो क्या करता है, वो पेरिसाइकिल कैम्बियम बनाता है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। पेरिसाइकिल जो है, अब बेटा कैम्बियम कैसे बनता है, अब जो आपका वो है ना वो कौन सा कैम्बियम था, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है ना, जो सेकेंडरी कैम्बियम था, तो जिसको कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं, तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन बनाता है, पेरिसाइकिल बनाता है, और वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोनोकोट और डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस होता है, याद रखना। पेरिसाइकिल जो है वो पैरेन्काइमेटस भी होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस भी होता है, लेकिन डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में पेरिसाइकिल कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस होगा तो ये फूड स्टोरेज का काम होता है रूट में, इसलिए। अब मोनोकोट रूट में पेरिसाइकिल जो वो ओनली लेटरल रूट ही देता है, ठीक है ना, याद रखना। और डाइकोट रूट जो है वो उसमें, मोनोकोट रूट में ओनली ये लेटरल रूट ही देगा, और डाइकोट रूट में ये जो है वो कैम्बियम भी बनाएगा, सेकेंडरी कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम बनाएगा जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम ना देखेंगे कि स्टेम के केस में पेरिसाइकिल क्या है। तो डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल हिट्रोजीनस है, मतलब हाफ सेल जो है पेरिसाइकिल के स्क्लेरेन्काइमेटस है, हाफ सेल पैरेन्काइमेटस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये है आपका एंडोडर्मिस है ना, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। अब ये पेरिसाइकिल है, तो पेरिसाइकिल के आधे सेल जो हैं वो पैरेन्काइमेटस है, और आधे सेल जो हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस है। ये आपका फ्लोएम में आगे है ना। तो पहले आप यही जाने, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के से रूबरू करवा रही हूँ कि ये देखो, ये एंडोडर्मिस है पेरिसाइकिल के, यहाँ पे मल्टी लेयर्ड है डाइकोट स्टेम में, यहाँ पे आधे सेल पैरेन्काइमेटस, आधे स्क्लेरेन्काइमेटस है, ठीक है।
अब पता चल गया ना। और मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकिल अब्सेंट होता है, डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। आपको बेटा देखो, अब मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके दिमाग में एक बार आप ये लेक्चर सुन लोगे तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं, ठीक है। हर चीज़ जो है वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे देखो, ये है पिथ, ठीक है। तो अगला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, हमने कौन कौन सा किया, हमने कोर्टेक्स किया, ठीक है। हमने सबसे पहले किया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर हमने किया सेकंड किया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब हम करेंगे पिथ या मेडुला, पिथ को मेडुला भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ है, तो बेटा ये जो है ये पिथ किससे बना है, ये पिथ मेडुला किससे बना है, ये बना है पेरेनकाइमेटर, एमओ मतलब मेड ऑफ, ये पेरेनकाइमेटर सेल से बना है और सेल लूजली अरेंज्ड होते हैं। उसमें हमें इंटरसेलुलर स्पेस सेल के बीच में हमें खाली जगह भी देखने को मिलती है, क्योंकि सेल जो है वो लूजली अरेंज्ड है पिथ के केस में। अब मोनोकोट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होती है, लार्ज होती है और कॉन्स्पिक्वस मतलब कि क्लियरली दिखती है। डाइकोट रूट में पिथ अच्छे से डेवलप नहीं होती है, पिथ स्मॉल होती है और क्लियर इनकॉन्स्पिक्वस होती है, यानी कि क्लियरली नहीं दिखती है। तो याद रखना, मोनोकोट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होती है, लार्ज होती है, कॉन्स्पिक्वस होती है। और डाइकोट रूट में पिथ जो है वेल डेवलप्ड नहीं होती है, स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिक्वस होती है। अब आगे डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की बात करें, तो डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप्ड पिथ होती है, ठीक है। मेडुलरी रेज हमें डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है और मेडुलरी रेज जो है वो पिथ की एक्सटेंशन है, पिथ की सेल की एक्सटेंशन है। और ये मेडुलरी रेज जो हैं वो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती हैं डाइकोट स्टेम में, ठीक है। समझ आया। तो डाइकोट स्टेम में पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड होती है। पिथ कैसे आती हैं, पिथ जो है वो डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप्ड पिथ होती है और मेडुलरी रेज भी वेल डेवलप्ड होती हैं। पिथ की एक्सटेंशन से ही मेडुलरी रे बनती हैं। मेडुलरी रे जो है वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती हैं। और मोनोकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। मोनोकोट स्टेम में जो है वो पिथ अब्सेंट होती है। ओके, क्लियर हो गया। ये बेटा देखो, ये डाइकोट स्टेम को आप देख सकते हो। डाइकोट स्टेम है, ये एपिडर्मिस है, जो मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये देखो, ये हाइपोडर्मिस है, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस है, स्टेम में हेयर भी प्रेजेंट है जिसको ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। अब हाइपोडर्मिस के बाद ये देखो जनरल कॉर्टेक्स है, फिर ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है जो कि एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टार्च ग्रेन स्टोर करती है। और ये देखो, ये सेमी ल्यूनार शेप पेरिसाइकिल है और आप देख सकते हो डाइकोट स्टेम में ये वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल के पीछे देखो पिथ, ये पिथ वेल डेवलप्ड है और पिथ की एक्सटेंशन से ये मेडुलरी रेज बन रही हैं जो कि वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको डायग्रामेटिकली भी समझ आ गया, ठीक है। तो थोड़ा क्लियर हो गया आपको डायग्रामेटिकली। अब आगे बढ़ें। अब आप ये देख सकते हो डाइकोट रूट की एपिडर्मिस, ठीक है। बेटा मैं स्टेम बता दी आपको डाइकोट, अब डाइकोट रूट की एपिडर्मिस देखो। ये डाइकोट रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं, राइजोडर्मिस होते हैं बेटा। ये सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेनकाइमेटस की बनी होती है। यहाँ पे आपको स्पेस जो है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। रूट हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, क्यूटिकल यहाँ पे एब्सेंट होती है, स्टोमेटा एब्सेंट होता है। अब आगे है ये कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो है वो पैरेनकाइमेटस सेल के बने हैं और ये राउंड ओवल आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो है वो इंट स्पेस दिख रहा है, मतलब बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है स्पेस, ठीक है। उसके बाद जो देखो ये है एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। उसके बाद ये पेरिसाइकिल है, जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियस में है और जिसको एक्सार्क बोलते हैं क्योंकि जाइलम अंदर को है, फ्लोएम बाहर को है, तो ये एक्सार्क है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको कंजक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं। पेरिसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम को बनाते हैं। यहाँ पे पिथ जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, डाइकोट रूट में पिथ पुअरली डेवलप्ड है और पिथ के जो सेल हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं जिससे इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होता है। पिथ के सेल पैरेन्काइमा के बने हैं। तो ये आपका डाइकोट रूट हो गया। तो बेटा अब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम करेंगे लीफ का, ठीक है।
तो लीफ के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जो है वो पेरेनकाइमेटा सेल के बने हैं। मेसोफिल सेल जो है वो कोटेक्स और पिथ को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। अब डाइकोट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं और मोनोकोट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं। ठीक है। अब ये डाइकोट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। अब बेटा डोर्सी वेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी 2 साइड्स होती हैं, अपर एक डार्क होती है, एक लाइट कलर की होती है। अब डाइकोट लीफ में मेसोफिल सेल पाए जाते हैं। मेसोफिल सेल 2 टाइप के होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल इस तरह के सेल होते हैं, ये कैसे होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और स्पंजी मेसोफिल कैसे होते हैं? ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इसमें स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो है बेटा लोअर एपिडर्मिस के पास पाए जाते हैं, ये अपर एपिडर्मिस के पास पाए जाते हैं। ठीक है। पैलिसेड में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, इसलिए डार्क ग्रीन कलर के होंगे। ये जो है वो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये लाइट ग्रीन के होंगे। ठीक है। ये डार्क ग्रीन के होंगे, ये मतलब ये लेस ग्रीन होंगे, लाइट ग्रीन होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मोनोकोट के जो लीफ है वो आइसोबाइलेटरल लीफ है। आइसोबाइलेटरल लीफ की यहाँ पे ना सेम टाइप के मेसोफिल सेल पाए जाते हैं। यहाँ पे मेसोफिल जो है वो पैलिसेड और स्पंजी में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ऑल सेल जो है, सभी सेल जो है सेम शेप और सेम साइज के होते हैं। मतलब मोनोकोट लीफ में, पूरी मोनोकोट लीफ में इसी तरह के सेल पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब बेटा देखो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, अब हमने रूट स्टेम लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी पढ़ लिया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी पढ़ लिया। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है क्या बोलते हैं वो रेडियल कैसा होता है? तो रूट में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम रेडियल दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लाइम जो है अलग अलग रेडियस में है। ठीक है ना। तो जब जाइलम और फ्लाइम अलग अलग रेडियस में हो तो रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है और ये रूट में दिखता है। अब यहाँ पे देखो ये जाइलम है और ये फ्लाइम है, ये अलग अलग रेडियस में, तो रूट में इस तरह का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। अब कैम्बियम यहाँ पे अबसेंट है, मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम अबसेंट है तो मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है जो कि डाइकोट की सेकेंडरी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैम्बियम बेटा कैम्बियम जो है वो बाद में डेवलप होता है डाइकोट के केस में। ठीक है ना। अब कंजॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लाइम जो है वो सेम रेडियस में होते हैं। अब स्टेम के केस में जाइलम और फ्लाइम जो है, देखो जाइलम और फ्लाइम सेम रेडियस में है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंजॉइंट टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। अब अगर हम कैम्बियम के प्रेजेंस और अब्सेंस देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसा है? ओपन है और कंजॉइंट है। कंजॉइंट मतलब होता है कि जाइलम फ्लाइम सेम रेडियस में है। ठीक है। और यहाँ पे हमें ये देखो, ये जो कैम्बियम है इसको बोलते हैं, ये जो होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है। ये वेस्कुलर बंडल के, ये देखो जाइलम और फ्लाइम के बीच में है। ठीक है। और ये है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो कैम्बियम अब्सेंट है। मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम अब्सेंट होती है। कैम्बियम अब्सेंट होगी तो ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो इसको आप बोलोगे कंजॉइंट क्लोज। तो कंजॉइंट क्लोज ऐसा होता है और कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल ऐसा होता है। ठीक है ना। तो डाइकोट स्टेम में कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, क्योंकि डाइकोट स्टेम में जो ये जो कैम्बियम है इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। ये मतलब जो है वो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो ये मतलब लेटरल मेरिस्टेम में है। ठीक है। और यहाँ पे देखो मोनोकोट स्टेम में कंजॉइंट और क्लोज्ड मतलब वेस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट होगी तो ये कैसा होगा? कैम्बियम अब्सेंट होगी तो इसको क्या बोलेंगे? कंजॉइंट और क्लोज। कंजॉइंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि जाइलम फ्लाइम सेम रेडियस में है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल 2 टाइप के होते हैं, कोलेटरल सिस्टम और बाइकोलेटरल सिस्टम। ठीक है। अब ये देखो कंजॉइंट जो है इसमें कोलेटरल सिस्टम होता है और बाइकोलेटरल सिस्टम होता है। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल सिस्टम ओपन होता है और क्लोज्ड होता है। यहाँ पे देखो जाइलम और फ्लाइम के बीच में कैम्बियम है, तो डाइकोट स्टेम में जो कोलेटरल सिस्टम ओपन होता है। और मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम अब्सेंट है
तो इसका मोनोकोट सिस्टम स्टेम का वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? कंजॉइंट होगा, कोलेटरल होगा और क्लोज होगा। ठीक है, ओके, 1 मिनट। हाँ, आगे है बाइकोलेटरल सिस्टम। क्या होता है? ये बेटा हमेशा ओपन होता है ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आपको फ्लोएम के 2 पैचेस दिखेंगे, 2 फ्लोएम बाहर को होंगे और सेंटर में जाइलम प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को कंजॉइंट, बाइकोलेटरल और ओपन बोलेंगे। ठीक है ना? तो याद रखना। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये अब हम रूट के वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो रूट का वेस्कुलर सिस्टम जानेंगे हम। तो बेटा देखो, रूट में वेस्कुलर बंडल कैसे होता है? रेडियल होता है, एक्सार्क होता है। ठीक है, तो एक्सार्क में क्या होता है? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होता है वो साइज़ में छोटा होता है, बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, और मेटाजाइलम साइज़ में बड़ा होता है। तो रूट के केस में प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो देखो, बड़ा वाला मेटा और मैं बड़ा वाला मेटा और प्रोटो जो छोटे वाले। तो प्रोटोजाइलम बाहर पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा कि उसका वेस्कुलर बंडल जो है रेडियल है और एक्सार्क है। ठीक है, तो डाइकोट रूट में जो है वो वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे? वो डाइआर्क से एक्सार्क होते हैं, मतलब 2 से 6 तक होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि जो वेस्कुलर बंडल हैं वो टेट्रार्क हैं। ठीक है ना? तो टेट्रार्क हैं। ठीक है, अब कैम्बियम जो है वो डेवलप होगी, बाद में डेवलप होगी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान डाइकोट रूट में। अब मोनोकोट रूट में जो है वो बंडल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और 6 होते हैं, तो इसलिए मोनोकोट रूट के बंडल, वेस्कुलर बंडल को पोलियार्क बोलती हैं। ठीक है, इसमें हमें जो है इसमें भी एक्सार्क अरेंजमेंट देखने को मिलती है। एक्सार्क अरेंजमेंट क्या होता है? जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर को देखने को मिलता है, मेटाजाइलम अंदर को देखने को मिलता है, और शेप कैसी होती है इनकी? ओवल और स्फेरिकल होती है। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। तो स्टेम में कैसा वेस्कुलर बंडल होता है? एंडार्क होता है। एंडार्क अरेंजमेंट देखने को मिलती है। एंडार्क क्या होता है? जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर वाली साइड होता है। ठीक है ना? तो डाइकोट स्टेम जो होती है, अब उसमें स्टील क्या है? स्टील जो होता है कि एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट होता है वो स्टील कहलाता है। तो डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो है वो रिंग के रूप में अरेंज्ड होते हैं, इसको यू स्टील बोलते हैं। और मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं ए टेक्टो स्टील। ठीक है, यू स्टील अब प्रॉपरली अरेंज्ड इन रिंग, वेस्कुलर बंडल प्रॉपरली अरेंज्ड इन रिंग। और मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, इसको बोलते हैं ए टेक्टो स्टील। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में कैसे होते हैं? कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं। मोनोकोट स्टेम में कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, क्लोज होते हैं। अब बोलते हैं डाइकोट स्टेम में बंडल शीट अब्सेंट होती है। ये देखो, अब बंडल शीट क्या होती है? ये वेस्कुलर बंडल है और ऐसी लेयर जिसने जो वेस्कुलर बंडल को कवर करती है उसको बोलते हैं बंडल शीट। तो डाइकोट स्टेम में बंडल शीट अब्सेंट होती है और मोनोकोट स्टेम में बंडल शीट जो है वो स्क्लेरन काइमेटस होती है। ठीक है ना? तो डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल सेम साइज के होते हैं और मोनोकोट स्टेम में लार्ज वेस्कुलर बंडल सेंटर में होते हैं और जो लार्ज वेस्कुलर बंडल सेंटर में होते हैं जो कि संख्या में कम होते हैं। और मोनोकोट स्टेम में स्मॉलर वेस्कुलर बंडल जो हैं वो पेरिफेरी में होते हैं जो कि ज़्यादा होते हैं। और एंडार्क होता है, वो तो पता ही है आपको, है ना, कि प्रोटोजाइलम जो है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे है डाइकोट स्टेम में जो है वो वाटर कैविटी जो है एक, जिसको स्कीजो लाइसोजीनस कैविटी बोलती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस कैविटी जो है वो प्रोटोजाइलम होता है, स्कीजो लाइसोजीनस कैविटी, वाटर कैविटी। ये देखो, मोनोकोटो स्टेम में जो है वो वाटर कैविटी पाई जाती है और इस वाटर कैविटी में जो है स्कीजो लाइसोजीनस वाटर कैविटी है, इसमें प्रोटोजाइलम होता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम होता है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम होता है, ये वाटर कैविटी होती है। अब आगे बोल रहा है कि अच्छा, आगे है तो वाटर, आपने ये याद रखना है कि वाटर कैविटी डाइकोट स्टेम में एब्सेंट होती है, मोनोकोट स्टेम में प्रेजेंट होती है। अब वाटर कैविटी जो स्काइजो लाइसोजिनस कैविटी बनाती है तो ये डाइकोट स्टेम में एब्सेंट होता है, मोनोकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
ये जो है वो वेस्कुलर बंडल है ना मोनोकोट स्टेम का, तो उसमें वाटर कैविटी पाई जाती है, ठीक है। उसमें प्रोटोजाइलम होता है, ठीक है। ये जो है वो सेल के, अब ये कैविटी जो है वो सेल के साइज़ को कम कर देती है, ठीक है। समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अब वेस्कुलर टिश्यू ऑफ लीफ, ठीक है। तो लीफ का वेस्कुलर टिश्यू कैसा होता है? कंजॉइंट होता है, कोलेटरल होता है और क्लोज होता है, ठीक है। कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज। कंजॉइंट, कोलेटरल तो आपको पता ही है। तो लीफ का वेस्कुलर टिश्यू क्लोज होता है, यानी कि कैम्बियम एब्सेंट होगी। तो इसमें बंडल शीथ सेल जो है वो प्रेजेंट हो गई। बंडल शीथ सेल क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल जो है वो सराउंडेड बाई लेयर्स, दैट्स कॉल्ड बंडल शीथ, है ना। और वो स्क्लेरन काइमेटस नहीं, हाँ, लीफ की जो बंडल शीथ जो है वो पेरेन काइमेटस होती है, ठीक है बेटा। मोनोकोट स्टेम में बंडल शीथ स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। डाइकोट स्टेम में बंडल शीथ अब्सेंट होती है, हमने पढ़ा ना अभी। तो डाइकोट में स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ अब्सेंट होती है। मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। और जो लीफ की अगर बात करें ना, तो लीफ में ना लीफ में जो है वो पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो देखो अब डाइकोट लीफ में हमें अलग अलग साइज़ के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। डाइकोट लीफ में हमें अलग अलग साइज़ के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। हमें लीफ में थिक वीन देखने को मिलती है, जिसमें बड़े बड़े साइज़ के वेस्कुलर बंडल होते हैं। लीफ में हमें पतली वीन्स भी देखने को मिलती हैं, जिनमें छोटे छोटे साइज़ के वेस्कुलर बंडल होते हैं। मोनोकोट लीफ में पैरेलल वेनेशन होती है, सेम साइज़ के वेस्कुलर बंडल होते हैं और मिड रिब को छोड़ के, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये देखो बेटा, डाइकोट लीफ में ना जो वुली फॉर्म सेल होते हैं ना, वो फ्लैसिड हो जाते हैं, जिससे पत्ता रोल हो जाता है, जिससे पत्ते का सरफेस एरिया कम हो जाता है और यहाँ पे वाटर लॉस जो है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन मोनोकोट लीफ में बुली फॉर्म सेल, मोटर सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अपर एपिडर्मिस, जो ग्रास वीट राइस की अपर एपिडर्मिस में बुलीफॉर्म सेल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक ठीक है। ये बेटा एम्प्टी होते हैं, कलरलेस होते हैं, लार्ज होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये बेटा वाटर स्ट्रेस के दौरान जो है वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें मेरे चैनल को और बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। बाय बाय।